एक 16 साल की लड़की दुल्हन के लिबास में एक जंगल में बने हुए नाग मंदिर के सामने बैठी हुई थी। रंग गोरा और मासूम चेहरा, लेकिन चेहरे में घबराहट। उसके सामने शादी में उपयोग होने वाली हर चीज रखी हुई थी। वह लड़की वहां पर बैठी हुई थी और कुछ दूरी पर एक आदमी और औरत एक पंडित के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। औरत पंडित की तरफ उंगली दिखाते हुए कह रही थी, देख पंडित, तूने जो कहा है वह सच है या फिर हमसे पैसे निकलवाने का तरीका है? इतना समझ ले, अगर तेरी बात में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी और पुलिस में पड़वा दूंगी, वह अलग से। पंडित, जिसकी माथे पर पसीना था, उसने अपने गमछे से पसीना साफ किया और हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं गायत्री जी, यह आप कैसे बात कर रही है? मैंने आपसे जो कहा है उसका एक एक शब्द सच है। आपकी बेटी की कुंडली में बहुत बड़ा सर्प दोष है, इसलिए तो हमें यह पूजा करवानी है। उस औरत के बाजू में वह आदमी चुपचाप खड़ा था, जिसे देखकर गायत्री जी ने कहा, अब तुम चुप क्यों खड़े हो? वहां तुम्हारी बेटी मंडप में बैठी है और दूल्हे का कुछ पता नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे? गायत्री जी की कड़कती हुई आवाज सुनकर उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेरी कहाँ हिम्मत होती है आपके सामने बोलने की? आप ही बात कीजिए ना। गायत्री जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, इस आदमी से कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं क्या देखकर मेरी माँ ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी थी। इतना कहकर उस औरत ने वापस पंडित की तरफ देखा और कहा, अगर 5 मिनट के अंदर तुम्हारा वह आदमी नहीं आया तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे, उनके कानों में एक बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई दी। सबने उसे तरफ देखा तो वह 16 साल की लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी, उसके पास एक नाग आकर बैठ गया था। वह नाग काफी बड़ा था, लगभग 7 से 8 फीट का। उसकी चमकीली आंखें और चमकीली चमड़ी थी। उस सांप के सर पर त्रिशूल का निशान था, जिसे देखकर पता चल जाता था कि वह किंग कोबरा। हे भगवान, ये कितना डरावना सांप है। अरे कोई मेरी बेटी अवनी को बचाओ। सांप को देखकर सब लोग डरे हुए थे और सबसे ज्यादा डरी हुई थी वह थी अवनी। वह सांप बिल्कुल उस जगह पर था जहां पर इस वक्त दूल्हे को बैठना चाहिए था। इस वक्त अवनी के अलावा सिर्फ वह 3 लोग मौजूद थे और तीनों ही काफी डरे हुए थे। गायत्री ने देखा कि उनका पति अपनी जगह से हल भी नहीं रहा है, तो उसने अपने पति को कॉलर से पकड़ा और कहा, तुम्हारी बेटी वहां मुसीबत में है और तुम बाप होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। जाकर मेरी बेटी को बचाओ, नहीं तो। अवनी के पिता, जिनका नाम गिरधारी लाल था, उन्होंने डरते हुए कहा, हमारी बेटी को अगर सांप ने काट लिया तो तुम तुरंत अस्पताल लेकर चली जाओगे, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगी? शर्म नहीं आती इस तरह की बात बोलते हुए? पंडित जी ने उनको रोकते हुए कहा, अरे मैडम जी, आप क्या बोल रही हो? जरा ध्यान से देखो, वह नाग आपकी बेटी को कुछ नहीं कर रहा है। वह बस अपनी जगह पर बैठा हुआ है। गायत्री ने देखा तो अवनी डर के मारे बर्फ की तरह अपनी जगह में बैठी हुई थी और वह नाग अवनी की तरफ देखकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था। यह देखकर गायत्री ने उस पंडित की तरफ देखकर कहा, अरे वह सांप अपनी जगह पर बैठा हुआ है, तो क्या मैं उसकी आरती उतारूं? हाँ बिल्कुल, हमें वही करना होगा। गायत्री और गिरधारी लाल ने सवालिया नजरों से पंडित जी की तरफ देखा तो उन्होंने समझाते हुए कहा, देखिए, आपकी बेटी के ऊपर जो सर्प दोष है उसका निवारण करने के लिए हमें आपकी बेटी की शादी किसी नाग से करनी है। अब हमने जिस सपेरे को बुलाया था उसका फोन लग नहीं रहा है और वह ना अभी तक आया है। हमें बस 5 मिनट के अंदर अंदर मुहूर्त के समय पर यह शादी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 7 साल के बाद इस शादी का मुहूर्त आएगा। जब तक यह शादी नहीं होगी तब तक आपकी बेटी के ऊपर वह साया कभी नहीं हटेगा।
पंडित जी की बात सुनकर गायत्री ने अपनी बेटी की तरफ देखा। अवनी के कुंडली में सर्प दोष था। इसके निवारण के रूप में एक बहुत बड़े पंडित जी ने यह कहा था कि अवनी की शादी किसी नाग से करनी होगी। अवनी की कुंडली में सर्प विवाह लिखा हुआ था। जब उन्होंने यह सब सुना था तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अवनी को सपने में हमेशा बड़े बड़े नाग दिखाई दिया करते थे। उसे पूरा नागलोक दिखता था, जहां पर हर जगह पर सांप ही सांप थे। एक काला भयानक नाग अवनी को अपने साथ पकड़ कर ले जाता था। अवनी डर के मारे चिल्लाकर उठ जाया करते थी। एक बार की बात होती तो ठीक होता, लेकिन यह अब हर रोज होने लगा था। इसकी वजह से अवनी सो भी नहीं पाती थी। उसे सोने को भी डर लगता था। इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। और आखिरकार गायत्री अवनी की शादी किसी नाग से करने के लिए मान गई थी। इस वक्त वह लोग जंगल में मौजूद है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाग देवता का मंदिर है। इस मंदिर के रास्ते से नागलोक का द्वार खुलता है। हालांकि उस जगह तक आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया, लेकिन यह मान्यता बहुत सालों से इस जंगल में फैली हुई थी। इसीलिए उस महान पंडित ने इसी जंगल में आकर अवनी की शादी किसी नाग से कराने को कहा था। इस वक्त उनके साथ जो पंडित मौजूद था, यह इस महान पंडित का शिष्य है। उन लोगों ने एक सपेरे से नाग को लाने को कहा था। अवनी को दुल्हन की तरह तैयार करके मंडप में बिठा दिया गया था और वह लोग मिलकर अवनी की शादी उसी नाग से करने वाले थे। लेकिन वह सपेरा अभी तक आया नहीं था और यह नाग यहां पर अचानक से आ गया था। देखिए, हमारे पास समय काफी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। एक बार इन दोनों की शादी हो गई, फिर आपकी बेटी को कोई भी सांप कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी जवाब दीजिए, हम इन दोनों की शादी करवानी है या नहीं? हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर उसने कुछ सोचा और फिर पंडित जी की तरफ देखकर कहा, आप जाकर देख लीजिए, अगर वह सब कुछ हरकत नहीं करता है तब तुम दोनों की शादी करवा दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। वह सपेरा जो सांप लाने वाला था उसका उसने जहर निकाल लिया था, लेकिन यह तो बहुत जहरीला दिख रहा है। पंडित जी भी उस किंग कोबरा से डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह उसे तरफ गए। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए पंडित जी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सांप कोई हरकत नहीं कर रहा है, चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि वह साफ ही इस समय दूल्हा बनकर बैठा हो। अवनी अच्छे से बैठने लगी, लेकिन फिर भी उसकी नजर बार बार अपने बाजू में बैठे हुए उस जहरीले किंग कोबरा की तरफ ही थी। पंडित जी धीरे धीरे मंत्रोच्चार करने लगे। समय आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे गायत्री जी और गिरधारी लाल भी उन लोगों के पास जाकर बैठ गए। करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन फिर भी वह सांप अपनी जगह से हिला नहीं था। उस सांप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह भी चाहता हो कि वह इन सब में शामिल हो। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे पंडित जी करने को कह रहे थे, वह सांप बिल्कुल वैसा कर रहा था। जब आखिर में पंडित जी ने मांग भरने को कहा तो यह देखकर सब लोग हैरान हो गए कि उस सांप ने अवनी की मांग भी भरी। जब सारी विधि हो गई तब पंडित जी ने खुश होते हुए कहा, आप दोनों की शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति पत्नी है। ईश्वर से मैं यह कामना करता हूं कि आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे और आपकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। पंडित जी की यह बात सुनकर गायत्री जी ने पंडित की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अरे ओ पंडित, यह कौन सा आशीर्वाद दे रहा है तू? अब इसके बाद यह नाग अपनी जगह पर चला जाएगा और मेरी बेटी अपने घर वापस चली जाएगी। गायत्री जी की बात सुनकर पंडित जी थोड़े हड़बड़ा गए, लेकिन उन्होंने गायत्री जी के सामने गलत बोल दिया था। उन्होंने अपने शब्दों को सुधारते हुए कहा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। उस बेचारे पंडित जी का डर लाजमी था,
क्योंकि गायत्री जी अपने गुस्से के बारे में बहुत पॉपुलर थी। वह भी क्यों ना आखिर राजस्थान के देलवाड़ा परिवार की आखिरी वंशज जो थी। परिवार के नाम पर अब सिर्फ गायत्री जी और उनका परिवार ही बचा था, लेकिन परिवार का पैसा बहुत मिला था उनको। एक राजकुमारी की जिंदगी जीते हुए उन्हें इस बात का इल्म नहीं रहा था कि दूसरे लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना और छोटी बातों की भी बड़ी सजा दे देना गायत्री के लिए आम बात थी। हाँ ठीक है, लेकिन अभी से आपके बच्चे को दूर करो मेरी बेटी से। वह सांप जब से आया था तब से खामोशी से बैठा हुआ था, इसलिए सबका डर दूर हो गया था। पंडित जी ने जैसे ही सांप को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उस सांप ने पंडित जी की तरफ देखकर जोरदार फुंकार की। सांप के इस तरह से फुंकारने की वजह से पंडित जी 2 कदम पीछे गिर गए। सांप को अचानक गुस्सा होते हुए देखकर गायत्री जी और गिरधारी लाल भी डर गए। अवनी तो शुरुआत से लेकर अब तक खामोशी से बैठी हुई थी और अभी भी वह खामोश ही थी, बस उसके चेहरे में डर का पसीना दिखाई दे रहा था। हे भगवान, अभी इसे क्या हो गया? अभी तक तो चुपचाप बैठा हुआ था और अभी इतना गुस्सा क्यों हो गया? अब वह सांप धीरे धीरे अवनी की तरफ जाने लगा। यह देखकर सबके सीने में धड़कन रुक गई। अवनी ने खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे किया, उस सांप ने अवनी के सीधे हाथ की हथेली में अपना मुंह रखा। डर के मारे अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सांप के काटने का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसके अलावा और वह कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, अब सांप वहां से जाने लगा था। अवनी ने अपने हाथों की तरफ देखा तो वहां पर काटने का कोई निशान नहीं था। देखते ही देखते वह विशाल सांप जंगल में गायब हो गया। कुछ पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी जब पंडित के पास रखा हुआ उनका फोन बजा, तब सब लोग बेध्यान हुए। उसे पंडित जी ने जैसे ही फोन उठाया तो सामने से बड़े पंडित जी का फोन था और वह पूछ रहे थे कि पूजा संपन्न हुई या नहीं। पंडित जी ने यहां पर जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ बताया। तब बड़े पंडित जी ने गायत्री जी से बात करने के लिए कहा। नमस्ते गुरुजी, सब कुछ ठीक हो गया है। गायत्री जी ने जैसे ही यह बात कही, सामने से गुरुजी ने कहा, वह सब तो ठीक है गायत्री जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वह नागदेव अचानक कहां से आ गए। आप एक बात नहीं जानती है आपके परिवार के बारे में कि आपका देलवाड़ा परिवार नागों की पूजा करता है और ऐसा कहा जाता है कि आपके पूर्वज नागलोक के रक्षक थे। ऐसे में किसी नागदेव का इस तरह से आना मुझे अजीब लग रहा है। गायत्री जी को अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बात को वहीं पर रोकते हुए कहा, अरे गुरुजी, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और वह सांप भी जंगल में चला गया है और अब हम तुरंत वहां पर आते हैं। हम हवेली में जाकर आपके पास आते हैं और आप फिर से एक बार अवनी की कुंडली देख लीजिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी गायत्री जी। गुरुजी इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि गायत्री जी ने फोन रख दिया था। उन्होंने अपनी जगह से उठाते हुए पंडित जी से कहा, यहां से जाता है। पंडित जी ने अवनी की शादी उस नाग से करवा दी और वह नाग वहां से जंगल की तरफ चला गया। वहां से अवनी और उसके माता पिता वापस अपने महल में आ गए थे। उसके बाद कभी भी अवनी को इस तरह का कोई सपना नहीं आया। अवनी को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास हमेशा रहता है। शायद यही कारण था कि अवनी ज्यादा कभी किसी से बात नहीं करती थी। हमेशा अकेले रहना और पढ़ाई करना उसे पसंद था। इसी वजह से तो MBA में वह फर्स्ट नंबर से पास हुई थी। गायत्री जी हमेशा उसे दूसरी लड़कियों की तरह पार्टी में जाने को और दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने को कहती थी, लेकिन अवनी उसे भी हमेशा मना कर दिया करती थी।
अवनी हमेशा पेंटिंग किया करती थी और उसके अलावा सिर्फ उसे घुड़सवारी पसंद थी। एक ब्लैक कलर का घोड़ा जिसका नाम उसने डार्क लायन रखा था, वह उसे बहुत पसंद था और वह हमेशा उसी के ऊपर घुड़सवारी किया करती थी। इन सब बातों को अच्छे साल बीत चुके थे और अब अवनी 22 साल की हो गई थी। इन 6 सालों में काफी कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से अवनी के परिवार वालों की हालत काफी खराब हो गई थी। उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं बची थी, सिर्फ बचा था तो उनकी पुश्तैनी हवेली। 6 साल के बाद गायत्री जी इस वक्त अपनी हवेली के आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। हवेली काफी बड़ी थी, लेकिन उसका रंग पूरी तरह से उतर चुका था और उसे देखकर पता लग रहा था कि कई सालों से उसे रिनोवेट नहीं किया गया है। गायत्री जी अपनी चाय का आनंद ले रही थी कि तभी उसके हाथ से चाय फिसलकर टेबल के ऊपर गिर गई। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा, नागेंद्र, आकर इसे साफ करो। गायत्री जी की आवाज सुनते ही एक नौजवान लड़का अपने हाथों में कॉटन का कपड़ा लिए वहां पर आ गया। वह लड़का जिसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी और रंग चमकते सूरज की तरह लालिमा से भरा था। हरी आंखों के साथ वह नौजवान काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसने जल्दी से टेबल को साफ किया और गायत्री जी की तरफ देखकर पूछा, मम्मी जी, क्या आपको कुछ और चाहिए? गायत्री जी ने मुंह बनाते हुए उसने जवान लड़के की तरफ देखा और कहा, चाहिए तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अपनी जेब से खर्च करके कुछ लाने वाले हो। कुछ कमाते धमाते नहीं हो, सिर्फ मेरी बेटी है जो अच्छी जगह पर नौकरी कर रही है, इसी वजह से यह घर चल रहा है। जब तुम खुद कुछ कमाने लगो ना, तब पूछना कि कुछ चाहिए क्या। अब यहां खड़े खड़े मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहां से। गायत्री जी ने होठों को टेढ़ा किया और वापस अपनी बची खुची चाय पीने लगी। नागेंद्र कुछ देर के लिए वहीं रुक रहा और फिर हल्की मुस्कुराहट लिए वहां से वापस अंदर जाने लगा। अवनी अपने कमरे में तैयारी कर रही थी। जयपुर के एक इंटरनेशनल होटल मैनेजर का काम करती थी। वह अपना लैपटॉप का बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे आज लेट हो गया था, इसलिए वह जल्दी जल्दी में बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। उसका ध्यान नहीं था और इसलिए टकराने की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन लोगों की बातें अभी चालू ही थी कि उन्हें बाहर से गायत्री जी के किसी के ऊपर चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर दोनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर भागते हुए बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि 50 से 55 साल का आदमी, जिन्होंने मखमली कुर्ता और नीचे सलवार पहनी हुई थी और उनके गले में मोतियों की माला थी, वह खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों में काला चश्मा लगाया हुआ था और उनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था। गायत्री जी उनकी तरफ देखकर चिल्ला रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, निकल जा यहां से। उसे आदमी ने उसे हवेली की तरफ देखा और कहा, गजेंद्र सिंह ऐसे ही कहीं नहीं जाता। मैं आपको यह नोटिस देने के लिए आया हूं। कहते हुए उसने पीछे की तरफ देखा, जहां पर एक आदमी ने जल्दी से एक नोटिस उनके हाथ में पकड़ाई। गजेंद्र सिंह ने उस नोटिस को गायत्री जी के हाथ में दिया। गायत्री जी ने उसे नोटिस को पहले अच्छे से पढ़ा और फिर गजेंद्र सिंह की तरफ गुस्से में देखा। उन्हें देखकर पता लग रहा था कि नोटिस में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। गिरधारी लाल और नागेंद्र दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर नागेंद्र ने गायत्री जी के पास जाकर पूछा, मम्मी जी, क्या है इस नोटिस में? यह आस्तीन का सांप है। मेरे पिता दिलराज सिंह के यहाँ मैनेजर का काम करता था। धोखे से मेरे पिता के भोलेपन का फायदा उठाकर इसने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया। सिर्फ यह हवेली बच गई थी क्योंकि वह मेरे पिताजी ने पहले ही अवनी के नाम कर दी थी। अब यह आस्तीन का सांप इस हवेली को भी हथियाना चाहता है और इसी का नोटिस लेकर आया है। इतना कहकर गायत्री जी ने अपनी लाल आंखों से गजेंद्र सिंह की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, सुन आस्तीन के सांप,
मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे यह हवेली इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। यह मेरे परिवार की थी है और हमेशा मेरे ही परिवार की रहेगी। इसे मेरे पिताजी ने मेरी बेटी के नाम किया था, तो इसके ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। गजेंद्र सिंह बेशर्मों की तरह मुस्कुराहट के साथ गायत्री जी की तरफ देख रहा था। उसके ऊपर गायत्री जी के गुस्से का कोई असर दिख ही नहीं रहा था। इस तरह से हंसता हुआ देखकर नागेंद्र और गिरधारी लाल को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गायत्री जी के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते थे। गजेंद्र सिंह ने नागेंद्र की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, गायत्री जी, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि अवनी की शादी मेरे बेटे से कर दो। इससे जायदाद भी तुम्हारे पास ही रहती थी और यह हवेली हमारे पास रहती थी। दोनों ही तरफ से हमारा काम हो जाता। लेकिन तुमने अपनी बेटी की शादी इस नालायक और नाकारा से कर दी। नागेंद्र गजेंद्र सिंह की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि उसको गुस्सा आ भी रहा है या नहीं। उसका चेहरा इन सब के बीच भी एकदम शांत दिख रहा था। बस उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की हुई थी। इसी से पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। गजेंद्र सिंह नागेंद्र के नजदीक आया और उसने नागेंद्र को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर गायत्री जी की तरफ देखकर कहा, पता नहीं गायत्री जी, आपने इसमें क्या देख लिया कि अपनी फूल सी बेटी की शादी इससे करवा दी। मेरा बेटा दिलावर सिंह दिल का दिलदार है, अवनी को खुश रखता। मैं तो कहता हूं अभी भी देर नहीं हुई। आप चाहे तो मेरा बेटा अभी भी तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार है। इस बार गिरधारी लाल अपने आप को रोक नहीं पाए और वह आगे आते हुए कहने लगे, तेरा वह नालायक बेटा दिलावर सिंह, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम मेरी बेटी के साथ जोड़ने की। कैसा नालायक बेटा है वह मुझे नहीं पता क्या? रोज बियर बार में जाकर कितनी शराब पीता है और हर वक्त कितनी लड़कियों के साथ घूमता फिरता और सोता है, मुझे नहीं पता? ऐसे आदमी की शादी मैं क्या मेरी बेटी से करवाऊंगा? गिरधारी लाल गजेंद्र सिंह के बेटे दिलावर सिंह के बारे में यह सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन गजेंद्र सिंह के चेहरे पर गुस्से के कोई भाव नहीं दिख रहे थे। उन्होंने तो अपना चेहरा इस तरह से ऊपर किया हुआ था कि जैसे उनके बेटे ने कोई बहुत बड़ा मेडल जीत लिया हो। उन्होंने अपने बेटे की शेखी बजाते हुए कहा, अरे गिरधारी लाल, तुम नहीं जानते, यह सारी बातें तो हम जैसे अमीर लोगों के लिए आम बात है। हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना, सोना और शराब और सबाब का आनंद लेना, यही तो होता है हम जैसे लोगों का काम। उन्होंने अपनी एक आंख बंद करके गिरधारी लाल की तरफ देखते हुए कहा, आजकल तो मैंने भी यह सब शुरू कर दिया है। गायत्री जी अपनी आंखें लाल करके इस बेशर्म आदमी को देख रही थी। उन्होंने अपने गुस्से को किसी तरह से शांत किया और अपनी उंगली को हवेली के मेन गेट की तरफ करते हुए कहा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, निकल जा यहां से। गिरधारी लाल ने अपने कपड़ों को ठीक किया और अपनी कार की तरफ जाते हुए कहा, गायत्री जी, मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे गरीबों के बीच रहने का। अगले महीने कोर्ट में आ जाना पेशी के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर यह हवेली मैं अपने नाम पर करवा लूंगा। तुम सब लोग अपने लिए कोई छोटा सा घर देख लो जहां पर सब रह सको। इतना कहकर वह उस कार में बैठ गए और पलक झपकते ही कार हवेली के बाहर निकल गई। गायत्री जी अपना सर पकड़कर वही कुर्सी में बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। अवनी जो काम करती थी वह सारे पैसे तो उनके खाने पीने में ही खर्च हो जाते थे। फिर अब वह वकील और कोर्ट के पैसे कहां से निकलेंगे? अगर यह इकलौती हवेली भी उनके हाथ से चली गई तो फिर वह क्या करेंगे? गायत्री जी को इस तरह से दुखी देखकर गिरधारी लाल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह उनको समझाने के लिए आगे आए।
और उनके कंधे पर हाथ रखा ही था कि गायत्री जी ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और फिर गजेंद्र की तरफ देखा। दोनों की तरफ बारी बारी देखते हुए उन्होंने कहा, जो गलती मेरी माँ ने की थी वही गलती मैंने भी की। मेरी माँ ने तुम्हारे जैसे नाकारा आदमी से शादी करवा दी और मैंने अपनी बेटी की शादी इसके साथ करवा दी। काश मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में होती तो फिर कम से कम मुझे यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। घर में दो दो आदमी होने के बाद भी वह इतना कुछ कहकर चला गया। समझ में नहीं आता मैं तुम दोनों डरपोकों के साथ कैसे रहूं। गिरधारी लाल समझ गए थे कि गायत्री जी गजेंद्र सिंह का पूरा गुस्सा उन दोनों पर उतार रही है। नागेंद्र भी शायद इस बात को समझ गया था, इसलिए दोनों चुपचाप खड़े होकर उनकी बातों को सुनाने लगे।